Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में क्या हुआ था और कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। तो देखो फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। पहले हम लोगों ने देखा था कैटेलिसिस। कैटेलिसिस बोले तो क्या रहता है, कुछ कैटेलिस्ट रहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। रिएक्शन का रेट कभी कभी वो बढ़ाते हैं और रिएक्शन की स्पीड वो कभी कभी कम भी करते हैं और उसको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट खुद रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट करता है क्या? तो नहीं, कैटेलिस्ट खुद रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो बस रिएक्शन के लिए कुछ सुविधा कर देता है जिससे वजह से वो रिएक्शन और फास्ट या स्लो हो सके। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में क्या होता है, याद करो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में एक ही फर्क है। होमोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटेलिसिस का जो फेज है वो फेज सेम होता है, आइदर सॉलिड सॉलिड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा या गैसेस गैसियस होगा। और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटेलिस्ट का जो फेज है वो फेज डिफरेंट होता है। मान लो ये गैस है तो ये सॉलिड या लिक्विड कुछ भी रह सकता है, ये लिक्विड है तो ये गैस और सॉलिड कुछ भी रह सकता है। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस में हम लोगों ने देखा था और इसके कुछ एग्जांपल्स भी रिएक्शन के साथ हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस हम लोगों ने देखा था। टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस में कितने टाइप्स देखे थे, हम लोगों ने 4 टाइप्स देखे थे। एक होता है पॉजिटिव कैटेलिसिस, निगेटिव कैटेलिसिस, ऑटो कैटेलिसिस और इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। पॉजिटिव कैटेलिसिस में क्या होता है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन की स्पीड। और कल हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर वाटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 होती है, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। निगेटिव कैटेलिसिस क्या करता है, निगेटिव कैटेलिस्ट में क्या होता है, निगेटिव कैटेलिस्ट रिएक्शन की स्पीड कम करती है। इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, मान लो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स रहता है तो इथेनॉल पेट्रोल को इम्प्योर करता है क्या? नहीं, इथेनॉल पेट्रोल के कंबशन की जो स्पीड है उस स्पीड को कम करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कैटेलिस्ट के, याद है कुछ? ये कि कैटेलिस्ट खुद रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, कैटेलिस्ट रिएक्शन को बढ़ावा देता है वगैरह वगैरह। ऐसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेलिसिस के देखे थे। उसके बाद हमने देखा था एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। याद है एड्सॉर्प्शन थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे थे एड्सॉर्प्शन थ्योरी में। वो 5 पॉइंट्स आपको फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, दो मॉलिक्यूल मान लो कैटेलिस्ट के ऊपर या एब्सॉर्बेंट के ऊपर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट इसमें डिफ्यूजन होता है। फर्स्ट स्टेप में ये दो आएंगे और एब्सॉर्बेंट के ऊपर बैठ जाएंगे। सेकंड क्या होगा, सेकंड एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना यहाँ पे हो जाएगा, इधर सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इसको, इस नए मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये छोड़ के चला जाता है। मतलब यहाँ पे फिर से नई जगह फॉर्म होती है और जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड छोड़ के चले जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते थे, डिसॉर्प्शन, राइट। तो फोर्थ स्टेप थी डिसॉर्प्शन की। और फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, एक बार यहाँ पे खाली जगह बन गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई तो और दो नए मॉलिक्यूल वहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे 5 स्टेप्स हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन में देखे थे। और टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस में और भी एक हम लोगों ने देखा था, ऑटो कैटेलिसिस और इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलिसिस में क्या होता है, याद है? देखो ऑटो कैटेलिसिस में क्या होता है, मान लो एक रिएक्शन स्टार्ट हो गई और रिएक्शन है मान लो 5 मिनट की। तो पहले 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में थोड़ा सा प्रोडक्ट रिएक्शन का क्रिएट हो गया। तो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है वो उस रिएक्शन के बीच में ही एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को और बढ़ाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर वो बना हुआ प्रोडक्ट भी एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है और फिर और प्रोडक्ट बनता है और ऐसे 5 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हुआ था
ऑटो कैटालिसिस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस में आपको फिर से बता देता हूँ। मान लो इंड्यूस्ड कैटालिसिस में क्या होता है, दो रिएक्शन एक साथ चल रही हो, मान लो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन अपनी अपनी रिएक्शन एक साथ चल रही है यहाँ पे दो एटम्स के, लेकिन इस रिएक्शन की वजह का जो इफेक्ट है वो इस रिएक्शन के ऊपर होता है, या इस रिएक्शन का इफेक्ट इस रिएक्शन के रेट के ऊपर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, समझा? यही पॉइंट्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखे थे। तो देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस। जितने भी नीट के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा उनको एग्जैक्ट पता होगा एंजाइम्स क्या होता है और एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। लेकिन अभी कुछ जेई के स्टूडेंट्स होंगे उनको एंजाइम्स के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने बस एंजाइम्स ये वर्ड किधर ना किधर सुना है। तो आज हम पूरा एंजाइम्स में आपको पूरा ग्राफिक्स के एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस और कैटालिस्ट इन इंडस्ट्री। और ये जो मैं एंजाइम कैटालिसिस बताऊंगा तो मैं एनिमेशन के थ्रू आपको एंजाइम कैटालिसिस बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी एनिमेशन आएगा वो एनिमेशन पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो एनिमेशन नहीं देखेंगे तो मैं एनिमेशन के बाद जो बताने वाला हूँ वो आपको नहीं समझेगा, इसलिए पूरे ध्यान से आपको वो पूरा एनिमेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एंजाइम्स कैटलिस्ट। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक एंजाइम्स का बस नाम सुना है कि एंजाइम्स कुछ तो भी अपने बॉडी में होता है, लेकिन वो क्या होता है एंजाइम्स और वो कैसे वर्क करता है ये अपने को नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। तो एंजाइम्स क्या होता है, तो एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट अपने बॉडी में बिहेव करता है। मान लो यहाँ पे ये है एंजाइम्स, ठीक है। इनडायरेक्टली एंजाइम्स के इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन बोले तो क्या होता है, मान लो दो पार्टिकल यहाँ पे है, दो पार्टिकल इस एंजाइम्स के अंदर आएंगे, राइट। एंजाइम्स कि इस यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन के बाद ये दो पार्टिकल के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये दोनों का बॉन्ड होने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हुआ एंजाइम्स। और यहाँ पे फिर से खाली जगह हो जाएंगी, और खाली जगह हो जाएंगी तो और दो नए मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होंगे और ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो ये काम होता है एंजाइम्स का। और ये यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिख रही होंगी कि इसका मीनिंग यही कि एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C12H22O11 है और उसकी H2O के साथ रिएक्शन की है, लेकिन हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, इन्वेंचर, ये कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया। तो इन्वेंचर के बाद अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, ये मिला अपने को ग्लूकोज और ये मिला अपने को फ्रुक्टोज, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल अपने को मिले, लेकिन इसी रिएक्शन के बीच में अगर हमने माल्टेस ये वाला कैटलिस्ट यूज किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस अपना है, ये डिफरेंस एंजाइम कैटलिस्ट का ये डिफरेंस है। अब एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं, एग्जैक्ट एंजाइम का नेचर क्या होता है, ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से देखेंगे, और ये आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स के बाद भी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, देखो अपने बॉडी में कई सारे रिएक्शंस होते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक बार सोचा ये जो रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्शन को ताकत कहाँ से मिलती है रिएक्शन करने के लिए। तो उसने ढूंढ निकाला ये जो रिएक्शन को जो ताकत मिलती है वो मिलती है एंजाइम्स की वजह से, और उसको वाइटल फोर्स भी बोलते हैं। तो उस साइंटिस्ट ने उस वाइटल फोर्स का नाम दिया है, उसको नाम दिया था एंजाइम्स। तो देखो एंजाइम्स क्या वर्क करता है, देखो एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। मान लो जो पिंक कलर का है वो एंजाइम्स है, और वो कुछ ही मॉलिक्यूल को उनके अंदर जाने का चांस देते हैं। ये एंजाइम्स है, देखो दो मॉलिक्यूल है,
दो मॉलिक्यूल अभी एंजाइम्स के अंदर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। देखो दो मॉलिक्यूल एंजाइम्स के अंदर आ गए, उन एंजाइम्स ने कुछ बॉन्ड ब्रेक किए, कुछ बॉन्ड जोड़े और फिर वो मॉलिक्यूल एंजाइम छोड़ के चला गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है, ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। और जो भी और सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम का उनका काम करने में उनको हेल्प करते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कोफैक्टर या एक्टिवेटर, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स। मान लो अभी ये जो नया सब्सटेंस आया है, ये क्या है? ये को एंजाइम्स इसका नाम है। को एंजाइम्स बोले तो ये एंजाइम को उसका काम करने में हेल्प करता है। और वो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज विटामिन वगैरह, वो चीज होते हैं वो एंजाइम्स को अपना काम करने में हेल्प करते हैं। देखो उन्होंने एंजाइम को अपना काम करने दिया और वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो मॉलिक्यूल चला गया। और इसको ही हम बोलते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर बोले तो क्या रहेगा? जो एंजाइम को उनका काम करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर। और ये जो एंजाइम का मैकेनिज्म होता है, ये लॉक-इन के जैसा मैकेनिज्म होता है। मान लो कुछ पजल पीसेस आप लोगों ने बचपन में जोड़े होंगे, तो इसी पजल पीसेस को एक दूसरे को जोड़ने का काम जो होता है वो एंजाइम्स का होता है। ये एंजाइम्स का मैकेनिज्म है। और कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स का शेप एंड साइज को भी चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा मॉलिक्यूल का शेप एंड साइज उसने चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसने छोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हिप्नोसिस। और अपने बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स वर्क करते हैं, विद इन सेकंड हजारों रिएक्शंस ऐसी होती है। और ये एंजाइम्स का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे तारे अलग अलग जगह पे होते हैं आकाश में, वैसे ही एंजाइम्स अपने बॉडी में अलग अलग जगह होते हैं। और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी आपको, जो अपने इतने काम की नहीं है। अब हम देखेंगे एंजाइम्स एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। हम एंजाइम के अंदर तक घुसेंगे और देखेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप लोग लेफ्ट साइड में अपने देख रहे होंगे यहाँ पे, विथ द हेल्प ऑफ को एंजाइम्स या विद द हेल्प ऑफ कैटेलाइज्ड रेट, रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो काफी हाई होती है। लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखो रिएक्शन की स्पीड काफी स्लो है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कैटेलिटिक एजेंट नहीं था। और अगर इस रिएक्शन की स्पीड आपको अगर बढ़ानी होंगी तो आपको एंजाइम्स के साथ वो कोफैक्टर जोड़ने होंगे, या एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट भी बिहेव करता है। देखो एग्जैक्ट एंजाइम्स का यहाँ पे वर्क दिखेगा आपको कैसा है। दो मॉलिक्यूल्स आए, कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, कुछ बॉन्ड जुड़े, नए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुए और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। ये था एंजाइम का वर्क। और ये कुछ एंजाइम्स की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो अपने इतने काम की नहीं है। अब देखो हम एंजाइम्स के अंदर जाके देखते हैं कि एंजाइम्स कैसे वर्क करता है। आप लोगों ने कभी कोई फोर व्हीलर की फैक्ट्री अगर देखनी, फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री अगर देखी होगी, तो उसमें उधर भी यही काम चलते रहता है। मशीन्स लगी हुई रहती है और वो मशीन्स पार्ट को असेंबल करती है। यही काम यहाँ पे एंजाइम्स करते हैं। दो मॉलिक्यूल को अंदर अलाउ करते हैं, फिर वो दो मॉलिक्यूल के कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, नया इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड एंजाइम्स छोड़ के चला जाता है, और फिर से दो नए मॉलिक्यूल एंजाइम्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे एंजाइम्स वर्क करते हैं। देखो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए, कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होंगे,
ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड अभी बन रहा है। अब जैसे ही इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया वो एंजाइम को छोड़ के चला जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस अपने बॉडी में चलती रहती है। पता नहीं 1 मिनट में हजारों ऐसी रिएक्शंस अपने बॉडी में होती है। देखा आपने एंजाइम्स कैसे वर्क करता है। और कंटिन्यूअस ऐसी रिएक्शन अपने बॉडी में होती रहती है। अगर अपने बॉडी में एंजाइम्स ज़्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है, एंजाइम्स कम है तो रिएक्शन की स्पीड कम होती है। ठीक है, समझा आप लोगों के एग्जैक्ट एंजाइम्स कैसे वर्क करता है। मैं एंजाइम्स के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। एंजाइम्स को जो सब्सटेंसेस हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर, जो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स को उनका काम नहीं करने देते। मान लो यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम प्रोडक्ट्स को अलाउ कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यहाँ पे आके बैठ जाते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल को आने के लिए जगह नहीं देते और इसलिए फिर ये एंजाइम वर्क नहीं करता। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, जो एंजाइम को अपना काम नहीं करने देते, उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर। ठीक है, वो एंजाइम्स को अपना काम नहीं करने देते। हम धीरे धीरे देखेंगे ये इनहिबिटर भी क्या होता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं मतलब ये एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहते हैं। एंजाइम्स काय के ऊपर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो आपको पता होगा कि जब विंटर सीजन रहता है तो अपनी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, आई मीन मेटाबॉलिज्म जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क करता है, डाइजेशन सिस्टम वगैरह। लेकिन समर सीजन में थोड़ा बायोलॉजिकल चेंजेस अपने बॉडी में आ जाते हैं। वो क्यों आता है, वो एंजाइम्स की वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स के वर्क के ऊपर अफेक्ट करता है। एंजाइम्स के ऊपर पीएच का भी अफेक्ट होता है। मान लो कभी कभी हम बोलते हैं कि अपने को एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई मतलब पीएच कम हो गया, तो इसलिए पीएच की स्केल 6 to 9 के बीच में होनी चाहिए। उसमें एंजाइम्स अपने बॉडी के वर्क करते हैं। एक बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंजाइम्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करते ये हम एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। देखो जब 40 टेम्परेचर था तो एंजाइम्स प्रॉपर वर्क करता है, आई मीन 40 भी नहीं 37 के आसपास प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता। और उस वही होता है पीएच के मामले में। जब पीएच 6 to 9 होता है तो एंजाइम्स प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन अगर पीएच अनबैलेंस हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, तो एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते। और ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन होता है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बोले तो अगर बॉडी में एंजाइम्स ज़्यादा है तो जितनी भी रिएक्शंस अपने बॉडी में होंगी वो फास्ट होंगी, राइट। मान लो अभी कोरोना के केस में ज़्यादा हॉस्पिटल से कोविड पेशेंट को रिकवर करने के लिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल्स कम है तो कम हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन आ जाएगा ज़्यादा पेशेंट्स का। तो वैसे ही यहाँ पे रहता है, ज़्यादा एंजाइम्स बोले तो ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होती है, कम एंजाइम्स रहे तो कम स्पीड से रिएक्शन होती है। और ये है इनहिबिशन इन द एंजाइम्स। बोले तो मान लो ये अभी एंजाइम्स है और एंजाइम्स के बीच में कुछ एविल सब्सटेंसेस आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एविल सब्सटेंस आ गए एंजाइम के बीच में, जो क्या करता है, जो एंजाइम को अपना काम नहीं करने देता। उस एविल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। और अब उस इनहिबिटर के भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, लेकिन एज ए केमिस्ट्री में अपने को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखा आप लोगों ने, समझा आपको। अगर आप लोगों का
ये एनिमेशन नहीं समझा होगा तो आप एक बार फिर से रिप्लाई करके पूरा का पूरा एनिमेशन देख लो, क्योंकि अब आगे जो मैं बताऊंगा ये पूरा इस एनिमेशन के ऊपर ही बेस रहेगा। ये पूरा एनिमेशन आपके दिमाग में छपना चाहिए, तब आपको मेरा नेक्स्ट जो मैं आगे बताऊंगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट हाईली इफिशिएंट रहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर रहते हैं, हमने अभी देखा एंजाइम्स अगर चेंज किया तो प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म होते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये एंजाइम जो है वो हाईली एक्टिव रहते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले पीएच 6 to 9 बोला था, एक्चुअली 6 to 9 नहीं, वो 6 to 8 है। देखो यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा पीएच 6 to 8 के बीच में एंजाइम का जो एंजाइम में जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन का रेट ऑप्टिमम होता है या मैक्सिमम होता है। लेकिन मान लो पीएच 6 से जितना जितना कम होता है एंजाइम्स की इफिशिएंसी उतनी उतनी कम होती है। इधर पीएच जितना ज़्यादा है इस ज़्यादा होता है एंजाइम्स की अपने अपनी ये जो होती है इफिशिएंसी कम होती है। इसलिए अभी आप लोग क्या करो, खुद का पीएच मेंटेन रखो, न्यूट्रल रखो, ताकि एंजाइम्स आपके बॉडी में अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग द एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। हाँ, अगर एंजाइम्स को उनके जो दोस्त लोग होते हैं, जो अभी मैंने बताया कि जो उनके को एंजाइम्स हम उसको बोलते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो एंजाइम को उसका काम करने में हेल्प करते हैं, अगर वो को एंजाइम्स को फैक्टर एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं तो एंजाइम्स की इफिशियंसी और बढ़ती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पे देखो, एंजाइम्स अगर अकेला काम कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ये होगा, लेकिन जो एंजाइम्स को हेल्प करने वाले एक्टिवेटर भी उसके साथ काम कर रहे हैं तो उसका ग्राफ ये होगा, एंजाइम प्लस एक्टिवेटर इफिशियंसी ज़्यादा होंगी। लेकिन जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम को उनका काम अच्छी तरह से नहीं करने देते, वो पार्टिकल कौन से, उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उन पार्टिकल को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, या उनको बोलते हैं पॉइजन्स, ठीक है। अगर ये इनहिबिटर और पॉइजन्स काम करते हैं तो देखो ग्राफ कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, जब एंजाइम अकेला काम कर रहा था तो अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन उसके दुश्मन लोग आ गए, इनहिबिटर आ गए, और उसकी जो इफिशियंसी है उसकी इफिशियंसी उसने कम की, ठीक है। तो ये इनहिबिटर्स और पॉइजन्स जो होते हैं वो एंजाइम्स को अपना काम ठीक से नहीं करने देते। अब हम लोगों ने अगर सोचा कि ये एंजाइम्स का, एक्टिवेटर का और इनहिबिटर का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। एंजाइम्स अकेले वर्क कर रहा है तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। एंजाइम्स के साथ एक्टिवेटर भी काम कर रहे हैं तो उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर एंजाइम्स के साथ इनहिबिटर और पॉइजन्स अगर वर्क कर रहे होंगे तो वो ग्राफ ऐसा होगा, इनहिबिटर और पॉइजन, ठीक है। समझा आपको एंजाइम्स कैसे वर्क करता है, कौन से लोग एंजाइम को हेल्प करते हैं और कौन से लोग एंजाइम्स का काम खराब करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में दिया है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी अपने ग्राफिक्स में, अपने एनिमेशन में हम लोगों ने देखा था। याद करो,
वो एनिमेशन, उसमें मैंने ये बोला था एक जगह पे कि एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स एंजाइम के अंदर आते हैं और वो पजल पीसेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और वो पजल पीसेस की तरह वर्क करते हैं और एक लॉक एंड की जैसा उनका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैटलिस्ट है एंजाइम का और ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट बैठ गए। अब ये नया मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गया और ये चला गया। अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वो एनिमेशन देख लो, आपको एग्जैक्टली मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म के 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है। मान लो फर्स्ट स्टेप ये होती है कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मान लो पहले 2 मॉलिक्यूल्स है, ई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो पहले ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स के अगर सरफेस के ऊपर अगर रिएक्शन हो रही है तो हम उसको क्या बोल देंगे, एडसॉर्प्शन। तो ये पहले एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में फर्स्ट स्टेप ये होती है, ये फॉर्म होते हैं। उसके बाद होते हैं ये जो अभी प्रोडक्ट बना, ये एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं बना, ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का सिर्फ मिलन है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर क्या करते हैं, एंजाइम्स को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट आया एंजाइम्स के साथ, एंजाइम्स के साथ पहले बॉन्ड बनाया, ये बोले तो एंजाइम्स है यहाँ पे। सबस्ट्रेट आया एंजाइम्स के साथ, एंजाइम्स के साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया और फिर एंजाइम्स को छोड़ के वो चला गया। और ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। समझा आपको एग्जैक्ट कैसे एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही लेने वाले हैं। फटाफट आप लोग एक बार रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या देखा। और एक पार्ट अपना बाकी है, वो पार्ट बाकी है कैटालिसिस इन इंडस्ट्री। ये लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का। देखो इंडस्ट्री में ये कैटालिसिस कहाँ कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में होता है और फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में कैटालिसिस का यूज होता है इंडस्ट्री में। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज 1 मिनट रिव्यू अपना कर लेते हैं कि टोटल हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखो टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट बताओ आप क्या क्या देखा है अभी हमने आज के लेक्चर में। एंजाइम कैटालिसिस देखा, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाता है, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करवाता है और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होने के बाद उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को एंजाइम्स को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर रहते हैं, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं, मतलब इस टेम्परेचर के आसपास। पीएच स्केल अगर 6 to 8 है तो पीएच 6 to 8 के बीच में वो अच्छा वर्क करते हैं। और एंजाइम्स के साथ जो सब्सटेंसेस उनको हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, को एंजाइम्स और कोफैक्टर, जो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या विटामिन होते हैं जो एंजाइम्स को उनका काम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम्स को हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, और जो एंजाइम्स को उनका काम नहीं करने देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर और पॉइजन। और उसके बाद हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा, जैसे पजल पीसेस हम लोग जोड़ते थे बचपन में, वैसे ही एंजाइम्स काम करता है,
ठीक है। और उसके बाद में कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, ये आप लोग एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्री में कैटलिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है आपको समझ में आ जाएगा, उसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके, गुड बाय।